अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर जुल्फ़िकार अहमद और पेश खिदमत एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है रतमूत्रा। बेसिकली हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था जानवर का। मैंने बताया था उसके अंदर कि जानवर को जो रतमूत्रा होता है उसकी दो तीन वजूहात होती हैं जो हम फील्ड के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं। एक को तो हम बोलते हैं कि फ़ॉस्फ़ोरस की कमी की वजह से। तो फ़ॉस्फ़ोरस की कमी की वजह से जानवरों के अंदर जो है वो जो जानवरों का जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसके अंदर जो है ना वो खून आना शुरू हो जाता है। छोटे पेशाब की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो कंडीशन है ना वो बबीज़ियोसिस है, वो हमने आज डिस्कस करनी है। उसमें ये होता है कि एक ब्लड प्रोटोज़ोआ होता है, मतलब खून का एक जरासीम होता है, इसको खून का कीड़ा भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से जो है ना वो जानवरों को रतमूत्रे की शिकायत होती हैं। जो मिनरल होता है एक फ़ॉस्फ़ोरस, उसकी कमी की वजह से जो जानवरों के अंदर रतमूत्रा पैदा होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और जानवर जो है ना वो फिर भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इस तरह पॉसिबल नहीं है। वो भी ख़तरनाक हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं करें। लेकिन बबीज़ियोसिस जो है, इसमें जो है वो एक जरासीम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं बबीज़िया। अमूमी तौर पे जो है ना वो बबीज़िया बोविस जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, और ये खून के जो खलिए हैं उनके अंदर जाके अपनी बढ़ोतरी करता है। और एक वक्त आता है जब ये जो है ना ये उन खून के खलियों को जो है ना वो इतना बढ़ जाता है कि उनके खून के खलियों को जो है ना वो फाड़ के बाहर आता है। जो पेशाब होता है, छोटा पेशाब जब जानवर करता है, खून के खलिए जब फट जाते हैं तो ये पेशाब में आना शुरू हो जाते हैं। और जानवर के जो खून का पेशाब का जो कलर होता है वो बिल्कुल रेड होता है, चेरी रेड कलर का होता है। तो बाज़ औक़ात फील्ड कंडीशंस के अंदर हमें जो बबीज़िया है और फ़ॉस्फ़ोरस की कमी की वजह से जो रतमूत्रा होता है, इन दोनों में जो डिफ़रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम दोनों का ट्रीटमेंट इकट्ठा करते हैं और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी हज़रात की जो है ना, फार्मर हज़रात की कॉल्स आ रही हैं। वो कहते हैं जी हमने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए हैं लेकिन हमारे जानवर बेहतर नहीं हो रहे। तो उम्मी तौर पे उनके लिए है। इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। जो गायें हैं, कैटल्स, उनमें अगर रतमूत्रा होता है तो अमूमी तौर पे हमें ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो जानवर बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। और जो ख़ास तौर पे भैंसें हैं, भैंसों के अंदर बाज़ औक़ात रिस्पॉन्स जो है ना वो जो हम दवाएँ लगा रहे होते हैं उसका रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है। तो इसको फिर हम कैटेगराइज़ कर लेते हैं कि हम दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जगह पे कर देते हैं। मतलब बबीज़ियोसिस का ट्रीटमेंट भी कर देते हैं और हाइपोफॉस्फेटेमिया का भी इकट्ठा ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ये है। अच्छा, हमेशा से याद रखें, हाइपोफॉस्फेटेमिया में जानवर का टेम्परेचर हमेशा या तो बराबर रहेगा या फिर कम हो जाएगा। लेकिन बबीज़ियोसिस जो है उसके अंदर जानवर का टेम्परेचर 106-7 पे चला जाएगा। जब हम जानवर को अप्रोच करेंगे, हमें फार्मर किसी की कॉल आती है और हमें कहता है कि जी ये मसाइल आ गए हैं, तो हमने सबसे पहले जानवर को अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद जानवर को रेक्टल पाल्पेशन करनी है। रेक्टल पाल्पेशन करने के बाद हमने ये चेक करना है कि जो बच्चा है जानवर के पेट के अंदर, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो ठीक है या नहीं, जानवर अबॉर्शन की तरफ तो नहीं जा रहा। बाज़ औक़ात अबॉर्शन के केसेस के अंदर भी जानवर खून पेशाब के अंदर खून जो है ना वो उसकी अलामात देता है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस कर लेना है। तो अगर अबॉर्शन वाला चक्कर होगा जिसमें जानवर बच्चा ज़ाय कर रहा है, तो उसमें ये होगा कि आपको फार्मर बताएगा कि अगर वो 5 बार पेशाब कर रही है तो उसमें 2 बार पेशाब बिल्कुल क्लियर है, 3 बार जो है ना उसके अंदर खून आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि अबॉर्शन है। बबीज़ियोसिस का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो इस तरह करते हैं कि खून के खलिए जब टूट जाते हैं ना तो जानवर के जिस्म के अंदर फ़ॉस्फ़ोरस की कमी हो जाती है, ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है। तो आपने सबसे पहले जानवर को फ़ॉस्फ़ोरस का सोर्स देना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जानवर को गोश्त के ज़रिए देना चाहें या आप जानवर को डायरेक्ट जो है ना वो नस में भी लगा सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो मैं पर्सनली जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैं एल्फॉस 40 जो है वो सेलमोर फार्मा का इंजेक्शन है। ठीक है। इसमें सोडियम एसिड फॉस्फेट होता है। ठीक है। तो अमूमी तौर पे भैंस को मैं 300 ml जो है ना वो नस में लगवा देता हूँ। ये वज़न के मुताबिक होती है। तो ये सामने साइड पे जो है ना वो आपको पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी इसकी। उसके बाद मैं फास्फान का इंजेक्शन लेके उसको 50 सीसी गोश्त में लगवा देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी जो फास्फान का इंजेक्शन है ये मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट भी है। और इसका जो फार्मूला है वो उसके अंदर जो है ना वो टोल्डियम फास्ट सोडियम होता है। आपको फास्फान नहीं मिल रहा,
आप फॉस्फोवेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट्स कंपनी का, इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप न्यू डेकाफास्फान इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एटजान फार्मास्यूटिकल का है, ठीक है। तो इनमें से आपके इलाके में जो भी अवेलेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने फास्फोरस का सोर्स दे दिया, उसके बाद आपने जानवर का टेम्परेचर चेक करना है। अगर जानवर को टेम्परेचर है तो आप एंटीपायरेटिक भी लगाएंगे, जिसमें हमारे पास जो है ना वो डिक्लोरान है, डिक्लोफिनिक सोडियम है, वो भी लगा सकते हैं आप। फीवोनिल भी लगा सकते हैं आप, कीटोजेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में कीटोजेक्ट इस्तेमाल करवाता हूँ 20 सीसी डेली बेसिस पे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हमें लोग कॉल करते हैं, हमें कहते हैं जी हमने ट्रीटमेंट किया और हमने जानवर को इमीडोकार्ब लगा दिया, मतलब जिसको आम ज़बान में हम इमीज़ोल भी कह सकते हैं, इमीज़ोल ब्रांड नेम है। हमने जी जानवर को इमीज़ोल लगवा दिया। अब यहाँ पे फार्मर क्या गलती करता है? यहाँ पे फार्मर ये गलती करता है कि इमीज़ोल की जो खुराक बनती है ना, वो बनती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट। भैंस जो होती है ना, वो अमूमी तौर पे 400 से 500 किलो की होती है, जो हमारे फील्ड के अंदर भैंसें होती हैं। तो खुराक बनती है इमीज़ोल की 5 सीसी। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस किया जाता है वो क्या किया जाता है कि इमीज़ोल या इमीडोकार्ब की 10 सीसी डोज़ लगवा दी जाती है। अब 10 सीसी डोज़ लगवाने के बाद हमने मुतअद्दिद केसेस फील्ड के अंदर देखे हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। इमीज़ोल का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन है, जानवर कांपना शुरू कर देता है और जानवर के मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात जानवर एक्सपायर भी हो जाता है और बाज़ औक़ात जानवर एक्सपायर नहीं भी होता। तो मैं आप अभी आगे जिस तरह वीडियो चलती जाएगी मैं डिस्कस करूँगा कि इमीज़ोल लगाने का प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है। बेबीज़िया जिसकी वजह से रत मुतरा हुआ है, उसकी 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है मैच्योर स्टेज, एक होती है इमैच्योर स्टेज। मैच्योर का मतलब होता है जिस तरह छोटा बच्चा है, ठीक है, वो इमैच्योर स्टेज के अंदर है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो मैच्योर होता जाएगा। तो इनके जो बेबीज़िया का जो जरासीम है ना, इसके बच्चे भी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब इमीज़ोल जो है उसने बच्चों को नहीं मारना, बच्चों पे बहुत कम असर आएगा, उसने मैच्योर को मारना है, मतलब जो बड़े हो गए हैं उनको मारेगा वो। अब बच्चे तो हैं ना, बच्चे जब दोबारा बड़ों को तो आपने इमीज़ोल लगा के या इमीडोकार्ब लगा के आपने उनको जो है ना वो एक्सपायर कर दिया। अब जो इमैच्योर स्टेज जानवर के जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है उसको भी तो ख़त्म करना है। अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो इमीज़ोल के बाद जानवर थोड़ा सा क्लियर होगा, दोबारा से जो है ना वो रत मुतरा करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जो आइडियल है वो इस तरह है कि आपने पहले फास्फोरस का सोर्स दे दिया, जो पहले आपने इंजेक्शन लगवाए हैं, वेट कर लें। अगर उससे बेहतर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बेहतर होता तो इमीज़ोल लगाने से पहले आप जानवर को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5% ये आप जानवर को रग के अंदर लगवाएं। लेकिन चूँकि एंटीबायोटिक है, इंतहाई स्लो करके लगवाएं और नॉर्मल सलाइन की ड्रिप के अंदर मिक्स करवा के लगवाएं। मैं अमूमी तौर पे भैंसों के अंदर 70 सीसी जो है ना वो रग में लगवा देता हूँ और मेरे जो केसेस हैं वो 95% तक बेहतर हो जाते हैं। रत मुतरा हमेशा से एक इमरजेंसी बीमारी होती है, आपने जल्द अज जल्द इसको क्योर करने की कोशिश करनी होती है। अगर आप इसको जल्दी जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जानवर बेहतर नहीं होगा और बाद का जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, आप ड्यूरालीन ले सकते हैं, माई लैब कंपनी का है, और आप ऑक्सी वे भी ले सकते हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो आप ऑक्सी टेट्रा 5% जो है ना वो गाजी ब्रदर्स का आ रहा है, वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो भी लेनी है उसका जो साइड पे लिखा हुआ होता है, जो पैक होता है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ होता है कि हम इसे रग में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसको लाजमी चेक करें। नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके आप इसको रग में लगवा देंगे, ये पॉइंट नंबर 1 है। जिस दिन आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगवाना है उससे अगले दिन दूसरे दिन पे आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो 100 ml 70 सीसी नॉर्मल सेलाइन में मिक्स करके दोबारा रिपीट करवाना है। और रिपीट करवाने के फ़ौरन बाद आपने जानवर को एंटी एलर्जिक का इंजेक्शन देना है और साथ जानवर को एट्रोपिन भी 20 सीसी आपने दे देना है। एट्रोपिन सल्फेट ये आपने 20 सीसी गोश्त में लगाना है और उसके तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद आपने इमीज़ोल, जितनी जानवर की खुराक बनती है, इमीडोकार्ब, इमीज़ोल आपके इलाके में अवेलेबल है तो ठीक है। आप इमीडाज़ोल लेना चाहते हैं गाजी ब्रदर्स का तो भी बहुत अच्छा है, और आप इमी प्रो सेलमोर फार्मा का है वो इस्तेमाल करने चाहते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप डॉक्टर डेरीज़ का जो है ना वो इमीडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट के नाम से आ रहा है, आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। गर्ज़ ये कि आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके इलाके में अवेलेबल है। आपने खुराक के मुताबिक 1 ml 100 सीसी के हिसाब से आपने जानवर को गोश्त के अंदर गहरा करके लगाना है। ज़ेरे जिल्द कभी भी ना लगाएं,
कंपनीज़ रिकमेंडेशंस हैं कि ज़ेर जल्द लगेगा, लेकिन आपने ज़ेर जल्द इनको नहीं लगवाना, ये लगवाएं। और उसके बाद आपने रिएक्शन के साइंस को देखना है। अगर कोई रिएक्शन का साइन हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो अलामात आ रही हैं, जानवर कांप ज़्यादा रहा है, या जानवर के मुंह से झाग है, जानवर गिर गया, तो आप ज़रूर बताएंगे। अमूमी तौर पे अगर आप एंटी एलर्जिक लगा देते हैं या एट्रोपिन सल्फेट लगा देते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस नहीं होते। तीसरे दिन अगर जानवर का रत मूत्रा ख़त्म हो गया है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं ख़त्म हुआ तब भी आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन तीसरे दिन दोबारा से रिपीट करवाना है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 5% ये रग में लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम जो लगा रहे हैं वो रग में हम क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो इमेच्योर स्टेज, जो छोटे बच्चे हैं जरासीम के, मेच्योर स्टेज को तो इमिजोल मार देगा ना, तो जो इमेच्योर स्टेज है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये आप इस्तेमाल करवाएं, आपके जानवरों के अंदर रत मूत्रा जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अमूमी तौर पे जो मुझे कॉल्स आती हैं वो जानवर को रत मूत्रा हुए 6 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं जी, अब हमने ट्रीटमेंट कर लिया जी, अब हम क्या करें। मैं आपको एक बात बता दूं, जानवर रत मूत्रा की कंडीशन में ज़्यादा लेट कर दें, बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और जुगाली छोड़ देगा, छोटा पेशाब भी करना बंद कर देगा। जब ये कंडीशन आ जाए तो जानवर के अमूमी तौर पे हमें मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो रत मूत्रा हमेशा से इमरजेंसी कंडीशन होती है और हमेशा से आपने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना होता है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जानवर जो है ना वो एक्सपायर हो जाएंगे। इस साल में मोर देन यूजुअल केसेस आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आए हैं और बहुत ज़्यादा जो हमने ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर से काफ़ी सारे जानवर जो है ना वो बच भी गए हैं। इतने ज़्यादा केसेस अमूमी तौर पे आते नहीं हैं, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, और ख़ास तौर पे भैंसों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा जो है ना आउटब्रेक आया है इसका, रेड वाटर का। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।